हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी व्याकरण कि हमारी हिंदी भाषा जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण की संरचना कैसे होती है। तो हिंदी व्याकरण की 4 संरचनाएं हैं। कितनी संरचनाएं हैं? 4 संरचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद और चौथा है वाक्य। संरचनाएं मतलब कि हिंदी जो हमारी जो भाषा है उसका जो है किस तरह से जो है उसका निर्माण हुआ, कैसे हिंदी भाषा का जो है वो उत्पन्न हुई, किस तरह से जो उसके जो बोले जाने वाले जो अक्षर हैं वो किस तरह से बने, यही संरचना कहलाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। कहने का मतलब है कि जो ध्वनि है, यानी ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलने वाली जो साउंड है, जब वो कंपन करके निकलती है वही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जो ध्वनि है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ण लिखा है क, मैंने लिखा है क। अब जो क वर्ण है मैं इसके अब दोबारा टुकड़े नहीं कर सकती, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ण हो जाएगा या ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं और इसे ही हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अक्षर भी कहते हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, वो तब निकलती है, हमारे मुख से निकलने वाली एक कंपन है, एक साउंड है जिसे हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शब्द। शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 वर्ण मिलके एक ऐसा सार्थक शब्द बनाए जिसका कोई जो है अर्थ निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे का वर्ण को जोड़ा हमने किससे? ला वर्ण से, तो ये क्या बना? हमारा एक सार्थक शब्द बना कल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शब्द। और शब्द जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। मतलब जब ये वाक्य में इनका प्रयोग किया जाएगा तो ये अपना रूप बदल लेते हैं। यानी कि जब हम इन्हें वाक्य में इनका जो है उपयोग करेंगे तो ये स्वतंत्र नहीं रहेंगे, ये जो है पद में बदल जाएंगे। तो अब पद क्या होता है उसे हम आगे देखेंगे। शब्द अपने आप में स्वतंत्र है। अभी ये जो शब्द है, अभी इसको मैंने वाक्य में प्रयोग नहीं किया है, तो अभी ये शब्द है। शब्द जो है वो स्वतंत्र होते हैं और जो पद हैं, पद हम अभी आगे पढ़ेंगे, पद जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगली संरचना है हमारी पद। तो पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में जुड़ जाता है और वाक्य के अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है, उसे पद कहते हैं। अब पद क्या होता है? पद जो होते हैं स्वतंत्र नहीं रहते। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि शब्द जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पर वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता जो होती है वो उनकी नहीं रहती है। तो अब उन शब्दों का रूप बदल जाता है और वही शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे? पद का रूप ले लेंगे। ठीक है। जैसे कमल। कमल जो है वो एक स्वतंत्र एक शब्द है। अभी इस वक्त जो है कमल जो है वो क्या है? वो शब्द है। लेकिन जब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे मेरा कमल लाल है, तो अब ये जो मेरा है, कमल, लाल, ये सब के सब क्या है? ये सब एक पद है। मेरा भी एक पद है, कमल भी पद है, लाल भी पद है और है भी क्या है? एक पद है। यानी कि यहाँ पर अब शब्दों ने जो है पद का रूप ले लिया है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? पद। अगला है हमारा वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब शब्द यानी कि सार्थक समूह। अब शब्द जो है जब हमारे 1 या 2 या उससे अधिक शब्द जो है आपस में मिलके एक अर्थ देने वाला वाक्य बनाएंगे या अर्थ देने वाला जो है एक लाइन कंप्लीट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। जैसे कमल जल में खिलता है। कमल क्या है? एक शब्द है। जल क्या है? वो भी एक शब्द है। में खिलता है, ये सब क्या है? ये भी एक क्या है? शब्द है। अब कमल जल में खिलता है, ये अब अभी इस वक्त जो कमल है वो स्वतंत्र रूप से शब्द नहीं है, वो अब वाक्य में प्रयोग हो गया है, तो वो क्या बन गया है? वो पद बन गया है। अभी इस वक्त कमल जो है यहाँ पर
पद का काम कर रहा है, क्योंकि उसको हमने वाक्य में जो है उपयोग कर लिया है। तो कमल जल में खिलता है, तो ये एक सार्थक शब्दों का समूह है जिसका कोई एक अपना एक अर्थ है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। नेक्स्ट आता है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, क्रम में वर्णों का समूह, या आप कह सकते हो वर्णों का व्यवस्थित रूप। जब हम वर्णों को क्रम के अनुसार लिखते हैं, जैसे कि मैं आ से लेकर के पूरा ज्ञ तक लिखती हूँ वर्णों को समूह में, पहले आ के बाद फिर आ के बाद बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह से जो क्रम में जब हम जो है वर्णों को लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के हैं, स्वर है 11 और व्यंजन कितने हैं, 41। यानी कि स्वर जैसे आ से लेकर के अंग तक, आ से लेके अंग तक जो है वो क्या है, हमारे स्वर है। और व्यंजन क से लेके, कहाँ से शुरू होंगे, क से ज्ञ तक जो है वो क्या है, हमारे व्यंजन। क्या है, व्यंजन। स्वर 11 है, व्यंजन कितने हैं, 41 यानी 41। अब स्वर और व्यंजन को अगर हम मिलाएं तो कितना बनेगा, 52 यानी कि 52। तो हमारे टोटल जो हमारे कुल मिलाकर के जो हमारे वर्ण है वो कितने हैं, 52। कितने वर्ण हैं हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्ण जो कि जिनकी संख्या कितनी है, 52, जिसमें से 11 स्वर हैं और 41 जो है वो क्या है, व्यंजन है। अब स्वर की जो मात्राएं होती हैं, स्वर के जो स्वर हैं हमारे 11 हैं, लेकिन आप अगर मात्रा गिनोगे तो मात्राएं कितनी है, 10। मात्राएं कितनी है, 10। जो छोटा आ है, जो छोटा आ है उसकी मात्रा नहीं होती, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है, बड़े आ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है मात्रा, बड़े आ से शुरू होती है, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। तो इसलिए स्वर में अगर मात्राएं पूछी जाए तो वो कितनी होती हैं, 10। और स्वर टोटल कितने हैं, कुल मिलाकर के स्वर की संख्या कितनी है, तो वो 11 है। लेकिन अगर मात्रा पूछे तो वो 10 है, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। तो ये आगे आपके स्वर और ये रहे आपके व्यंजन। दोनों को मिलाकर के हमारे जो कुल व्यंजन है हमारी हिंदी भाषा में वो कितने हैं, 52 यानी कि 52। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।